जय हिंद। आपके साथ मैं हूं फरहाद सिद्दीकी और आप जुड़ चुके हैं लाइव टाइम्स के ग्लोबल नेटवर्क के साथ। लाइव प्रदेश की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। दिल्ली ब्लास्ट के बाद लखनऊ में छापेमारी लगातार जारी है। डॉक्टर शाहीन के घर पर जांच एजेंसियों की रेड। तो दिल्ली ब्लास्ट के बाद लगातार छापेमारी का सिलसिला जारी है। डॉक्टर शाहीन शाहिद के घर पर जांच एजेंसियों की रेड जारी है। यूपी एटीएस, एनआईए और जम्मू एंड कश्मीर पुलिस घर के अंदर मौजूद शाहीन के भाई के घर पर भी छापेमारी लगातार जारी है। छापेमारी में लालबाग के खंडारी बाजार इलाके में चल रही है छापेमारी। डॉक्टर परवेज अंसारी के घर 3 घंटे तक तलाशी ली गई है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक घर से दस्तावेज, डिजिटल डिवाइस, कार और बाइक बरामद की गई है। बरामद कार पर इंटीग्रल यूनिवर्सिटी का पास लगा मिला है। रेड दिल्ली ब्लास्ट की जांच से जुड़ी हुई बताई जा रही है। जांच एजेंसियां शाहीन के पिता से भी पूछताछ कर रही है। उन्होंने ये कहा है कि उनकी बेटी ने सारी जिंदगी लोगों की सेवा की है, किसी गलत काम में उनकी बेटी शामिल नहीं हो सकती है। लेकिन बता दें आपको कि जांच एजेंसियों की छापेमारी लगातार जारी है। शाहीन के घर पर यूपी एटीएस, एनआईए और जम्मू कश्मीर पुलिस घर के अंदर मौजूद है। जा रहा है शाहीन के भाई के घर पर भी छापेमारी जारी है। दिल्ली ब्लास्ट के बाद लखनऊ में छापेमारी का सिलसिला जारी है। बता दें आपको कि कल डॉक्टर शाहीन को हिरासत में लिया गया था और शाम होते होते जब यह ब्लास्ट हुआ उसके बाद से मामले की जांच तेज हुई और अब शाहीन के घर पर लगातार छापेमारी की जा रही है। एक एक चीजों को खंगाला जा रहा है। यूपी एटीएस, एनआईए, जम्मू कश्मीर पुलिस तमाम टीमें लगी हुई हैं इस छापेमारी में। शाहीन के भाई के घर पर भी छापेमारी का सिलसिला जारी है। तो घर के अंदर से दस्तावेज और डिजिटल डिवाइस बरामद किया गया है। तो एनआईए और एटीएस की संयुक्त टीम मौके पर मौजूद है। शाहीन के घर पर, उसके भाई के घर पर भी छापेमारी की जा रही है। यह छापेमारी लाल बाग के खंडारी बाजार इलाके में चल रही है। डॉक्टर परवेज अंसारी के घर पर भी 3 घंटे तक तलाशी ली गई है। पुलिस घर के अंदर मौजूद है। शाहीन के भाई के घर पर भी छापेमारी। तो दिल्ली ब्लास्ट के बाद लखनऊ में छापेमारी का सिलसिला लगातार जारी है। जो संदिग्ध लग रहे हैं उनको हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। यूपी एटीएस, एनआईए, जम्मू कश्मीर पुलिस घर के अंदर मौजूद है। शाहीन के भाई के घर पर छापेमारी जारी है। छापेमारी लालबाग के खंडारी बाजार इलाके में चल रही है। दिल्ली ब्लास्ट के बाद लखनऊ में यह छापेमारी का दौर जारी है। डॉक्टर शाहीन शाहिद के घर पर रेड चल रही है। तमाम चीजों को खंगाला जा रहा है। यूपी एटीएस, एनआईए और जम्मू कश्मीर पुलिस मौके पर मौजूद है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक घर से दस्तावेज, डिजिटल डिवाइस, कार और बाइक बरामद की गई है। राजीव ओझा मेरे सहयोगी के साथ जानकारी के साथ सीधे लखनऊ से जुड़ गए। राजीव, शाहीन के घर पर, उसके भाई के घर पर लगातार छापेमारी जारी है। तमाम टीमें मौजूद है। इस वक्त की ताजा स्थिति क्या? जी देखिए, कल डॉक्टर परवेज के घर पर लखनऊ के मड़ियाव इलाके में छापेमारी हुई थी और आज दूसरी बार लखनऊ के लालबाग इलाके में छापेमारी हो रही है, जहां पर ये शाहीन का मायका है। लखनऊ कहा जाता है कि उसका घर लखनऊ में है और लालबाग इलाके में है। उसी लालबाग इलाके में आज छापेमारी हो रही है, जहां एनआईए, लखनऊ में यूनिट है एनआईए की, उसकी टीम है, यूपी एटीएस की टीम है और स्थानीय पुलिस के सहयोग से एक छापेमारी की कार्रवाई वहां चल रही है। डॉक्टर परवेज के घर जो छापेमारी कल हुई थी, वहां से कुछ दस्तावेज और कुछ ऐसे लिंक मिले थे जिसके आधार पर एटीएस ने ये लखनऊ का नया उनका जो ठिकाना है इसे ढूंढा है और इसकी आज तलाशी ली गई। यहाँ से भी जानकारी मिल रही है, कुछ दस्तावेज जो मिले हैं। डॉक्टर शाहीन का जो कनेक्शन था वो जम्मू कश्मीर से गिरफ्तार किए गए डॉक्टर मुजम्मिल के साथ निकला है और इसी चीज को लगातार एजेंसियां जोड़ रही हैं कि दोनों के तार कैसे जुड़े हुए हैं। डॉक्टर आदिल जो सहारनपुर से गिरफ्तार किया गया था, तो सहारनपुर से डॉक्टर आदिल और फिर उसके बाद डॉक्टर मुजम्मिल जम्मू कश्मीर से, फिर डॉक्टर शाहीन जिनका कनेक्शन लखनऊ से निकला है। ये सारे तार आपस में जोड़े जा रहे हैं और फरीदाबाद की बरामदगी और उसके बाद दिल्ली में हुए ब्लास्ट के पूरे मामले से जोड़कर देखा जा रहा है इसको। जी, अभी तक जो चीजें बरामद हुई हैं, कहा जा रहा है कि कुछ डिवाइस भी बरामद किए गए हैं। क्या उसके जरिए अभी कोई जानकारी मिल पाई है? कुछ दस्तावेज भी मिले हैं? जी, जो भी संदिग्ध दस्तावेज या डिवाइस मिली है वहां पर, चाहे पेन ड्राइव हो या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हो, वो चीजें एजेंसियां अपने साथ ले ही जाती हैं आमतौर पर और उनकी बाद में फोरेंसिक ऑडिट कराया जाता है। उसकी जांच के आधार पर उनके जो कनेक्शन सामने आते हैं और खासकर परिवार वालों के जो मोबाइल नंबर होते हैं, मोबाइल वो भी ले लेते हैं लोग, उससे भी जानकारी मिलती है किससे किससे इनका संपर्क था। इससे पहले सहारनपुर से ही एक डॉक्टर बिलाल को गिरफ्तार किया था एटीएस ने, बिलाल खान, और उसके 4000 पाकिस्तानी नंबरों से संपर्क होने की बात सामने आई थी।
तो एटीएस की टीम पहले से लगातार इस पूरे कनेक्शन पे काम कर रही थी। इसी बीच फरीदाबाद का और सहारनपुर का जो कनेक्शन सामने आया और दिल्ली ब्लास्ट हो गया, तो मामला बहुत ही गंभीर हो गया। और अब पूरा जो दिल्ली की जो शीर्ष जांच एजेंसियां हैं उनकी निगरानी में पूरी जांच हो रही है और एटीएस में पूरा सहयोग कर रही है। तो सारी कार्रवाई दिल्ली से पूरा जो इनपुट मिल रहा है उसके आधार पर हो रही है। और लखनऊ में 2 स्थानों पर चिन्हित हुए हैं, जो मड़ियाव था जहां डॉक्टर परवेज के घर जांच हुई थी, और आज लालबाग में डॉक्टर शाहीन के घर पे जांच हुई है। परिवार के लोग लगातार इससे इंकार कर रहे हैं। वो उनका कहना है कि डॉक्टर शाहीन ने कभी ऐसी कोई गतिविधि उसकी नहीं रही है, वो बहुत ही जिम्मेदार नागरिक रही है। लेकिन अब एजेंसियां जो सुराग निकाल रही हैं, जो दस्तावेज बरामद कर रही हैं, उसके आधार पर जो जांच होगी वो आगे बढ़ेगी फिर इसमें। और दिल्ली ब्लास्ट से पूरा कनेक्शन जोड़ने की कोशिश हो रही है कि पूरे घटनाक्रम में इसका क्या रोल हो सकता है। जी राजीव बने रहिए, इस वक्त की एक और बड़ी खबर आ रही, बता देते हैं। i20 कार का एक और सीसीटीवी सामने आए हैं। तो बता दें आपको कि एक के बाद एक सीसीटीवी फुटेज सामने आ रहे हैं। बदरपुर टोल प्लाजा का बताया जा रहा है ये सीसीटीवी फुटेज, जो उस कार का सामने आया है जिसमें कल ब्लास्ट हुआ था। सीसीटीवी में संदिग्ध उमर नजर आ रहा है। ये सीसीटीवी की वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। एक और नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया है इस कार का। बदरपुर टोल प्लाजा का ये बताया जा रहा है। प्रशांत मेरे सहयोगी साहब जानकारी के साथ सीधे जुड़े हुए। प्रशांत, एक और सीसीटीवी फुटेज जिसमें उमर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। बदरपुर टोल प्लाजा का बताया जा रहा है ये। बिल्कुल, देखिए बदरपुर टोल प्लाजा से लेके और पूरे दिल्ली के लाल किला के आने तक जो भी रोड मैप तैयार किया गया है उसके सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए हैं। और सिर्फ सीसीटीवी फुटेज खंगालने के लिए 200 पुलिस कर्मियों को इस पूरे रूट पे तैनात किया गया है। जाहिर है सवेरे के वक्त देखा गया था कि किस तरह से जो सीसीटीवी फुटेज और तमाम चीजें जो हैं वो फरीदाबाद से आई थी, अब बदरपुर से आ रही हैं। इसके अलावा उसके और जो सीसीटीवी फुटेज है वो जो अफसरा बॉर्डर है उससे होते हुए वो कश्मीरी मस्जिद की तरफ जहां पे आता है, इसके अलावा वो लाल किले पे आके 3 घंटे रुकता है। ये तमाम सीसीटीवी जो फुटेज हैं वो खंगाले गए हैं और जाहिर है इसमें उमर साफ दिखाई भी देता है। तो आप समझ सकते हैं कि उसका जो रोल है वो पुख्ता हो चुका है। और कल उमर के पेरेंट्स जो हैं, जो जम्मू कश्मीर में रहते हैं, उनको लाया गया है ताकि उनसे सैंपल लिया जा सके और जो जांच है उसकी प्रक्रिया को और आगे बढ़ाया जा सके। जी बने रहिए प्रशांत। मेरे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड AK सिवाज जी भी मेरे साथ मौजूद है, रक्षा विशेषज्ञ हैं। सिवाज साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका लाइव टाइम्स पर। जिस तरह से इस हमले को अंजाम दिया गया, क्या कहा जाए, उमर का सुसाइड मिशन 26/11 स्टाइल का था या फिर पुलवामा 2019 जैसा ये अटैक करने की कोशिश? देखो, इसको ये देखना कि ये 26/11 या पुलवामा जैसा था, ये इन दोनों से अलग था, इसमें कोई शक नहीं। मगर ये सच्चाई है, ये एक आतंकवादी हमला था और इसके अंदर जो भी कार्रवाई हुई है, ये जो जैसे मोहम्मद की इन्वॉल्वमेंट है और ये जो मॉड्यूल था ये बहुत ही सक्रिय था। और सबसे ज़्यादा ये वाइट कॉलर टेररिज्म का जो आपका इकोसिस्टम है ये जागृत हुआ है। कि अभी तक सभी सोचते थे कि जो आतंकवाद है वो पिछड़े लोगों का, अनपढ़ लोग हैं, गरीब हैं, वो शायद रेडिकलाइज हो जाते हैं जल्दी। मगर जिस प्रकार से डॉक्टर्स इन्वॉल्व हुए 4 और ये उमर मोहम्मद जिसने ये फिदाइन अटैक किया, ये सब डॉक्टर थे, मुजामिल भी, आदिल भी। तो ये कॉज ऑफ कंसर्न है। इसका मतलब कहीं ना कहीं अभी भी रेडिकलाइजेशन चली हुई है और ये स्लीपर सेल और ग्राउंड वर्कर काम कर रहे हैं। मगर ये सच्चाई है कि अब इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चली है फुल स्पीड से और NIA और इसकी इन्वेस्टिगेशन दे दी है। देखो, दूध का दूध और पानी का पानी होगा। मगर ये सबको लगता है कि भाई हुआ तो हुआ कैसे, क्यों नहीं हमने इसके ऊपर प्रीएम्प्टिव एज लिया। देखो, ये आपको समझना पड़ेगा कि आप 100 बार सक्सेसफुल हो सकते हैं सिक्योरिटी फोर्सेज, और आतंकवादियों को एक बार ही सक्सेसफुल होना है। हाँ, ये इसमें कोई शक नहीं, 10-12 साल से कोई आतंकवादी घटनाएं नहीं हुई और इसकी वजह यही थी कि आपका जो इंटेलिजेंस सेटअप था वो काफ़ी अच्छा था। जो NIA के नीचे स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट का इंटेलिजेंस है वो आपस में तालमेल से काम करता था, लेटरली और हॉरिजॉन्टली रियल टाइम इंटेलिजेंस पास करता था। और आतंकवादी अगर इससे पहले कुछ कार्रवाई करें उससे पहले दबोच दिया जाता था।
मगर अभी भी इनको इंटेलिजेंस मिल गई थी और इन्होंने एक्शन लिया। मगर ये उमर मोहम्मद है जो ये झांसा दे के निकल गया और इसने फिर देखा कि अब कैट इज आउट ऑफ द बैग। इसने सोचा कि अब नहीं होगा, तो इसके जो हैंडलर हैं पाकिस्तान में, उसने पॉसिबली इसको बताया कि आप फिदाइन अटैक करें। तो ये फिदाइन अटैक है, इसमें कोई शक नहीं। और इसके अलावा ये एक मोहरा है। आप देखेंगे कि लार्जर पिक्चर देखनी पड़ेगी। आप देखेंगे एनआईए जब इन्वेस्टिगेशन करेगी तो काफ़ी स्लीपर सेल और ग्राउंड वर्कर मिलेंगे और उनके तार जुड़ेंगे। और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये एक छोटा मॉड्यूल नहीं है, ये बहुत बड़ा मॉड्यूल है। इसके कुछ चंदे के नुमाइंदे पकड़े गए हैं अभी। और ये जो मोहम्मद यूनुस जिसने फिदाइन अटैक किया, ये भी एक इनका प्लेयर था। मगर सिवाज साहब, आपने कहा चंद नुमाइंदे पकड़े गए, यानी अभी और हो सकते हैं? ये एक बड़ा सवाल है, इस पर मैं आगे आपसे बातचीत करूंगी। इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है, वो अपने दर्शकों को बता देती हूं। तो दिल्ली ब्लास्ट को लेकर हाई लेवल मीटिंग के बाद अमित शाह ने पोस्ट की है। अमित शाह ने पोस्ट शेयर कर लिखा, दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। बता दें आपको कि बैठकों का दौर लगातार जारी है और जिस तरह से ये पूरा ब्लास्ट सामने आया उसके बाद से सरकार की तरफ से यही कहा जा रहा है कि बख्शा नहीं जाएगा। दिल्ली कार ब्लास्ट पर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने। उन्हें इस घटना के पीछे के प्रत्येक दोषी की तलाश करने के निर्देश दिए गए हैं। इस कृत्य में शामिल प्रत्येक व्यक्ति को हमारी एजेंसियों की कड़ी सजा का सामना करना पड़ेगा। तो लगातार तेजी के साथ जांच आगे बढ़ रही है। प्रशांत मेरे सहयोगी लगातार बने हुए मेरे साथ। प्रशांत, लगातार बैठकों का दौर जारी है। एक और हाई लेवल मीटिंग केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की और सीधे तौर पर यह निर्देश दे दिए गए हैं कि तलाशा जाए उन लोगों को, किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में सीधे तौर पे भूटान से ही कह दिया है कि कोई भी हो जिसने साजिश रची, जिसने फाइनेंस किया, जिसने एग्जीक्यूट किया, किसी को किसी कीमत पे बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो देश में छुपा हो या विदेश में छुपा हो। उन तक हमारे जो जांच एजेंसियां हैं उनके हाथ उनके गिरबान तक पहुंचेंगे और हम पकड़ के लाएंगे। बहरहाल चूंकि मैं मौके पे हूं तो यहाँ पे जो इन्वेस्टिगेशन और तमाम चीजें चल रही हैं मैं उसको दिखा देता हूं कि देख सकते हैं कि जो फोर्सेज हैं उनको पुलिसकर्मियों को बताया जा रहा है कि किस तरह से सिक्योर रखना है पूरे इस इलाके को। चूंकि क्राइम सीन आपके जस्ट राइट में है, आप देख सकते हैं क्राइम सीन के आसपास पुलिस की एक छोटी सी ब्रीफिंग यहाँ पे चल रही है और उसके जस्ट आगे देखेंगे तो एनआईए की टीम जो है वो यहाँ पे चारों तरफ राउंड अप ले रही है। तो जाहिर है अब एनआईए पूरे मामले की जांच कर रही है और एनआईए सारे सबूतों को इकट्ठा करने के लिए थोड़ी देर पहले ही उसने एक छोटा सा मार्च भी यहाँ पे किया था और उस मार्च में जो भी उसको लगा कि सबूत के तौर पे इकट्ठा रखना चाहिए वो किया है। और उससे पहले सबूत इकट्ठे किए जा रहे हैं, लगातार जांच की जा रही है, लेकिन क्या अभी तक यहाँ से कोई टाइमर, रिमोट डेटोनेटर या फिर मोबाइल ट्रिगर कुछ इस तरह की चीज बरामद हुई है? देखिए अभी तक ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन i20 कार जो है बिल्कुल जैसा कि मैं क्राइम सीन आपको बता रहा हूं कि वहीं पे है और उस क्राइम सीन के पास से एसएफएल की जो टीम है उसने बहुत सारे क्लू इकट्ठा किए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब देखा गया था कि रात में भी सबूत इकट्ठा करने की कोशिश की जा रही थी, पूरी टीम लगी थी और आज सवेरे से भी कई अलग अलग टीमें एसएफएल की आई थी। उन्होंने क्लू को इकट्ठा किया, सबूतों को अपने पास रखा और लैब में टेस्टिंग के लिए ले गए वो। तो जाहिर है जो अलग अलग टीमें हैं, चाहे वो स्पेशल सेल की हो, एनआईए की हो, एसएफएल की हो, सारी की सारी टीमें लगी हैं। और जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि कई अलग अलग मामलों से इस पूरे मामले का इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। कुछ लोगों को, सिर्फ 200 पुलिसकर्मियों को आप सोच सकती हैं कि इस बात पे लगाया गया है कि बदरपुर से लेके और लाल किले तक के जितने सीसीटीवी कैमरे हैं सबको खंगाला जाए और जहां जहां उम्र दिख रहा है उसकी गतिविधियों के बारे में। प्रशांत बने रहिए और आप सभी लोग भी मेरे साथ बने रहिए। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेने का वक्त हो गया है, एक छोटे से ब्रेक के बाद लौटते हैं। हम 1-2 फुट की दूरी पे थी, उसकी गाड़ी में बम फटा, जाने क्या था वो फटा था। ब्लास्ट बहुत तेज हुआ था कि कान भी सुन पड़ गए थे। 5 मिनट तक तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हो गया ये। को बयान नहीं कर सकते कि इतना बड़ा हादसा कि क्या हुआ है।
आसमां, डबल इंजन का ये मिशन महान, 2047 तक हम न रुकेंगे, 6 ट्रिलियन का ड्रीम पूरा करेंगे। मथुरा की गलियों में गूंजे है राधा, अयोध्या में दूर हुई मंदिर की बाधा, काशी प्रयागराज की गोल्डन चमक, यूपी सरकार की गूंजे धमक, सड़कों पर फर्राटा फिक्रलेस बिल्कुल बिंदास, एक्सप्रेस वे पर साए पूरा विश्वास, विकसित यूपी की बढ़ गई प्यास, 2047 का ये विजन बहुत खास, माफिया का दी एंड, फियर गॉन, योगी राज में लॉ एंड ऑर्डर हुआ स्ट्रॉन्ग, बेखौफ घूमे जनता, गुंडों पर मार, नया यूपी तोड़ रहा पुरानी दीवार। यूपी ऑन द राइज, सुन ले आसमां, डबल इंजन का ये मिशन महान, 2047 तक हम न रुकेंगे, 6 ट्रिलियन का ड्रीम पूरा करेंगे। हम 1-2 फुट की दूरी पे थी, उसकी गाड़ी में बम फटा, जाने क्या था वो फटा था। ब्लास्ट बहुत तेज हुआ था कि कान भी सुन पड़ गए थे, 5 मिनट तक तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हो गया ये। को बयान नहीं कर सकते कि इतना बड़ा हादसा कि क्या हुआ है। तो सबसे बड़ा सवाल यह कि दिल्ली को किसने दहलाया। हालांकि अभी तक किसी ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली है, किसी भी आतंकी संगठन ने, लेकिन जांच इस पूरे मामले की काफी तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। लगातार छापेमारी का सिलसिला जारी है। कल जिस तरह से बड़ी मात्रा में बरामद किया गया था विस्फोटक, उसके बाद शाम होते होते इस धमाके को अंजाम दिया गया और अब जांच एजेंसियां तेजी के साथ जांच कर रही है। सरकार कह चुकी है कि बख्शा नहीं जाएगा किसी भी कीमत पर। और मेरे साथ मेरे तमाम सहयोगी और एक खास मेहमान मेजर जनरल ए.के. सिवाच साहब मौजूद हैं। सिवाच साहब, जिस तरह से इस शख्स ने धमाके को अंजाम दिया, क्या माना जाए कुछ और स्लीपर सेल भी दिल्ली में मौजूद हो सकते हैं और कैसे अब उन पर रोक लगाई जाएगी, क्या कदम उठाने की जरूरत है? सर, आपका फोन अनम्यूट कर लीजिए एक बार। हाँ, ये बिल्कुल सच्चाई है कि और मॉड्यूल भी हो सकते हैं, स्लीपर सेल और ग्राउंड वर्कर, और इनको भी अभी आपको टारगेट करना पड़ेगा। जिस प्रकार से ये अभी पकड़े गए हैं जो डॉक्टर्स हैं, चाहे वो शकील है, चाहे मुजामिल है, या आदिल है, या अभी जैसे मोहम्मद उमर, ये एक नया चैप्टर खुल गया है कि वाइट कॉलर टेरर इकोसिस्टम। इसका मतलब ऐसे मॉड्यूल और भी हो सकते हैं और ज़्यादा मिलेंगे। आपने कहा कि क्या ये दिल्ली के अंदर इनका हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। तो इसलिए अब बहुत सोच समझ के चला जाएगा। इसका इन्वेस्टिगेशन के साथ इनकी तारें कहाँ जुड़ी हुई हैं, उसको पूरे को टारगेट करना एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। और इसकी तारें दिल्ली में नहीं, इसकी तारें J&K में भी आपको डलेंगी, यूपी से भी डलेंगे, हरियाणा से भी डलेंगी। तो हाँ, ये सच्चाई है कि भारत में 12 साल से कोई आतंकवाद हमला नहीं हुआ है, और उसकी वजह मैंने बताया कि कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन बहुत तगड़ा है इन एजेंसीज का। मगर ये भी मान के चलें आप कि कहीं ना कहीं रेडिकलाइजेशन है, उसका तरीका बदल गया है। अब रेडिकलाइजेशन मीडिया से, सोशल मीडिया से ज़्यादा होता है, जिसका पता लगाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आपको पता है, ये ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने 6-7 की रात को ये टेरर के 9 इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद किए थे। जैसे मोहम्मद का जो हेडक्वार्टर भावलपुर में था, उसको नष्ट कर दिया, और जो मसूद अजहर है उसकी पूरी फैमिली, ऑलमोस्ट 17 फैमिली मेंबर मारे गए थे। तो उसने कहीं ना कहीं कहा था कि कुछ करेगा। तो ये लिंकेज है इस जो भी ये हादसा हुआ है रेड फोर्ट में, इसकी जो लिंक है वो जैसे मोहम्मद की तरफ जाती हैं। ये बार बार क्वेश्चन उठ रहा है कि अभी तक किसी भी आतंकवादी ग्रुप ने इसकी ओन अप क्यों नहीं किया है। वो सच्चाई ये है कि उनको ये पता है कि अगर इसको उन्होंने मान लिया कि आतंकवादी हमला उन्होंने किया है, तो भारत ने पहले बता दिया है भारत छोड़ेगा नहीं, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ अभी रोका गया है। सर, ऑपरेशन सिंदूर सरकार बार बार कह चुकी है सिर्फ रोका गया है, अभी वो खत्म नहीं हुआ है। यानी सरकार तैयार है, इसीलिए शायद कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है इस आतंकी हमले की। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। वो उनको ऐसा लगता है
कि अब भारत फिर बहुत बड़ा हमला करेगा अगर ये पता लग जाता है कि ये जैसे मोहम्मद ने कराया और पाकिस्तान ने मोड़। अगर आप देखें जब पहलगांव के अंदर जो मैसेकर किया था, ये इन आतंकवादियों ने 26 लोगों को मारा था धर्म का पूछ के, उसके बाद टीआरएफ ने ओन अप किया था। टीआरएफ ने बोला था हमने किया, मगर 2 दिन के बाद प्रेशर डालने पे पाकिस्तान ने उन्होंने इसको वापस ले लिया। तो ये सच्चाई है, ये जानबूझ के नहीं कर रहे हैं, मगर अब पाकिस्तान डरा हुआ है। जैसे आप इशारा कर रहे थे कि भाई हमारा ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ, पॉज है। सिंदूर 1.0 जो था, सिंदूर 2.0 उससे बहुत आगे होगा। इनकी रूह कांपेंगी क्योंकि इन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। हम अभी ट्राई सख्ती कर रहे हैं जो कि एक प्रकार एक्साइज तरशूल, और भारत की फौजें लगी हुई हैं आपके गुजरात, राजस्थान और पंजाब के बॉर्डर पे। तो पाकिस्तान को समझ आना चाहिए कि अगर ऐसी गलती करेगा तो इसको भुगतना पड़ेगा आने वाले टाइम में। ऐसे ही पाकिस्तान टूटने के कगार पे, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इकोनॉमिक क्राइसिस, आतंकवाद का बढ़ना, और ऊपर से इस टाइप के जो ये काम करेगा तो मुझे लगता है सिविल वार की तरफ पाकिस्तान जा रहा है। पर मरते मरते भी वो आतंकवाद का साथ नहीं छोड़ेगा। एसिमेट्रिक वारफेयर, ये सब जो है सोची समझी साजिश के बाद आसिम मुनीर ने कराया है, और ये एक डीप स्टेट का काम है, और इसके अंदर और भी कुछ इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। मगर ये सच्चाई है, भारत के प्रधानमंत्री ने साफ सुथरे शब्दों में कहा है इसका हम जवाब देंगे, और पाकिस्तान को भली बात मालूम है। सिवासा साहब आती हूँ मैं आपके पास। रविंद्र भी मेरे सहयोगी लगातार बने हुए जम्मू कश्मीर से। रविंद्र, काफी कड़ी कर दी गई है वहां पर भी सुरक्षा व्यवस्था, इस वक्त की क्या ताजा स्थिति, क्या कुछ चल रहा है वहां पर? बिल्कुल, देखिए फरा, जिस प्रकार से कल दिल्ली ब्लास्ट हुआ उसके बाद से जम्मू कश्मीर को रेड अलर्ट पर रखा गया। यानी कहा जाए अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लेकर एलओसी तक और हाईवे से सटे हुए जितने इलाके हैं वहां पर अलर्ट जो है वो रखी गई है। खासतौर पर जो संवेदनशील इलाके हैं जैसे रेलवे है, एयरपोर्ट है, श्री माता वैष्णो देवी का इलाका है, वहां पर गहनता से जांच की जा रही है। वहां पर अतिरिक्त सुरक्षा बल जो है उनको तैनात किया गया है, क्योंकि जिस प्रकार से ये ब्लास्ट हुआ है उसके बाद लगातार ओवरऑल वर्कर जो है उनके ऊपर भी शिकंजा कसा जा रहा है, क्योंकि ओवरऑल वर्कर के बगैर ये कर पाना, इतना बड़ा ब्लास्ट कर पाना, इतने बड़ा कहा जाए एक हथियार जो है और एमोनिया नाइट्रेट जो है वो फरीदाबाद में हासिल होना, ये बिना ओवरऑल वर्कर के नहीं हो सकता है। और जिस प्रकार से ये इतनी बड़ी तादाद में एमोनिया नाइट्रेट मिला है, ये दर्शाता है कि पाकिस्तान कहीं ना कहीं जो उनके पास आतंकी मौजूद है वो यहाँ पर एक बड़ा नरसंहार जो है वो करना चाहते थे। लेकिन फिलहाल कहा जाए तो जम्मू कश्मीर में सुरक्षा जो है वो काफी ज्यादा चाक चौबंद कर दी गई है। शहर के भीतरी इलाके हो या फिर बाहरी इलाके हो, लगातार या हाईवे से सटे इलाके हो जो कश्मीर को जोड़ते हैं, वहां पर खास चेकिंग जो है वो की जा रही है। हर आने जाने वाले वाहन की चेकिंग की जा रही है, दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। वहीं पुंछ रविंद्र बने रहिए मेरे साथ, सभी लोग बने रहिए। एक बार फिर से लौटती हुई सभी के पास, फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के बाद भी जारी रहेगा खबरों का सफर।